Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. तो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारा नया एक्ट आया है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह 2023 में इसको हम करेंगे, जो हमारे सेशन से फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो रहा है और पहली बार इसका एग्ज़ाम आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगर पहली बार पेपर आ रहा है, अभी तक कभी आया नहीं, नया एक्ट है, तो पेपर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर होगा या इजी पेपर होगा, या किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम पलट के बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, पहले की तरह ही है, सेम ही है। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो जैसे अभी तक आता रहा है, जो हमारा ट्रेंड रहा है पेपर का, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारा पेपर रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए हमारा। तो आप जो इसके लिए जो पी वाई क्यूज़ हैं उनको रेफ़र कर सकते हो। पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं आपके, आप उनको रेफ़र कर सकते हो, जो 2019 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद। बस करना केवल इतना है कि वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है और पुराने सेक्शंस की जगह नए सेक्शंस करने हैं। ठीक है, इसका एक कंपैरेटिव चार्ट भी है। बहुत, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस के जो सेक्शन चेंज हुए उसका कंपैरेटिव चार्ट है। तो वहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आपने पहले से इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था तो अब आपको इतना मतलब हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहले से इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ लिया, तैयारी कर ली थी और अब अचानक से पता लग रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा। तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, वो सेम सेम सी चीज़ ही हैं। तो अभी हम जो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हम जो है प्रीवियस ईयर जो पी वाई क्यूज़ हैं उन्हीं के बेस पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने निकाले हैं, जो मैंने क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं आपको यूट्यूब पे, उन्हीं क्वेश्चंस पे हम एक बार डिस्कशन करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है या पहला टॉपिक है जो हम करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में भी था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी। तो बर्डन किसके ऊपर होता है प्रूफ करने का, या इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के, ये दोनों चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले हम इसके सेक्शंस को समझ लेते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सेक्शन 104 से लेकर 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर कवर होता है। ठीक है, इसका कंपैरेटिवली नहीं बताऊंगा मैं आपको कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या सेक्शन था, क्योंकि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम कोई मतलब एमसीक्यू तो देने वाले नहीं है। तो एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पुराना सेक्शन ये है, नया सेक्शन ये, कंपैरेटिव। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है क्या कंपैरेटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में कि इंडियन एविडेंस एक्ट का ये जो सेक्शन था अब इसमें जो ये हो गया इसको कंपेयर करो आपस में। तो ऐसा कुछ नहीं आ सकता है, आपको डायरेक्टली भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर ही क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जो लायबिलिटी है ये प्रूफ करने की, जो कह रहा है वो सच कह रहा है, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो एलिगेशन सच हैं, ठीक है, करेक्ट है, उसकी सोच के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सब सेक्शन और लॉ के हिसाब से करेक्ट है। तो ये बर्डन किसके ऊपर है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस पर्सन के ऊपर है जो एलिगेशंस लगा रहा है। जो व्यक्ति कोर्ट में जाके, कोई प्लेंटिफ है जो पेटिशन अपनी फाइल करता है, तो ये बर्डन ऑब्लिगेशंस उस पेटिशनर के ऊपर है, यानी कि ये उसके ऊपर है जो किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक ऑब्लिगेशन है ऑन अ पार्टी टू एस्टेब्लिश सच फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट इन अ केस ऑफ रिक्वायर्ड डिग्री और कस्टडी इन ऑर्डर टू प्रूव इट्स केस। तो उसको अपना केस प्रूव करना। देखो, सबसे पहले पेटिशनर अपना केस प्रूव करेगा तभी डिफेंडेंट का रोल आएगा। तब या तो वो उसके एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लेगा और उसको मजिस्ट्रेट सज़ा दे देगा, लेकिन अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस अपने सेल्फ डिफेंस में अपने एविडेंस लेके आएगा। तो ये बाद में आएगा। सबसे पहले जो पिटिशनर है उसको अपने एलिगेशंस को प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक मर्डर का केस आया, तो मर्डर के केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो कंडीशंस के साथ बताएगा कि ये मर्डर हुआ, इस कंडीशन में हुआ, इस परिस्थिति के अंदर ये मर्डर हुआ, इसमें ये फैक्ट्स हैं जिससे ये प्रूव होता है कि मर्डर इसी पर्सन ने किया है। तो केवल मर्डर होने का ये सबूत नहीं होता कि उस सामने वाले व्यक्ति ने ही वो मर्डर किया है।
तो उसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स, एविडेंसेस, सबूत जो है वो लाने पड़ते हैं, जिसमें सर्कमटेंशियल एविडेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉरेंसिक एविडेंस भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी हो सकता है, और भी कई चीज़ें, आई विटनेसेस हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप ये प्रूव करोगे। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, अगर हम उसके डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 104 इसको कवर करता है, जहाँ पे बताया गया है कि किसी भी कोर्ट को अगर कोई जजमेंट देना है किसी एलिगेशंस के ऊपर, तो वो सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसके ऊपर होगा, जो एलिगेशन लगा रहा है उसका ऑब्लिगेशन है कि वो प्रूफ करे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अंदर आपको कुछ ऐड करना है तो आप एक बार बताएं, कुछ ऐड करना है तो। ठीक है, इसी तरह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसमें डिफरेंशिएट भी पूछ सकता है आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन जोड़कर, कि डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनस, इसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा आपको ऐसे भी पूछ सकता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर एक्ट, जो सेक्शन 106 को कवर करता है। किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, मतलब ऐसा नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो अभी आप हमें क्लास दे रहे हो इसकी आप रिकॉर्डिंग दोगे ना? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये आपका 106 ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप चोरी का केस लेके कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास बर्डन ऑफ लायबिलिटी चोरी प्रूफ करने की है, ये नहीं कि मर्डर प्रूफ करोगे उसके अंदर। तो जैसा एक्ट है उसको उसी हिसाब से प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया। बाकी इसको डिटेल में भी आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड है। खाली इतना सा लिखने से तो मार्क्स नहीं मिले, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया बता दिया है बर्डन ऑफ प्रूफ का। अब ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको ये माना जाता है, मतलब प्रिजम्पशंस क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ के पीछे क्या क्या प्रिजम्पशंस हैं। तो अगर हम प्रिजम्पशंस की बात करें तो सेक्शन 115 जो है वो कहता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंस के साथ कुछ प्रिजम्पशन जुड़ी हुई हैं, जिसमें ये मान लिया जाता है कि ये एक्ट इसी तरह से होगा, मतलब उसका प्रोसीजर जो है फिक्स्ड मान लेते हैं, या उसके करने के तरीके को। सेक्शन 118 जो है वो प्रिजम्पशन कहता है डाउरी डेथ में। डाउरी डेथ में ये मान लिया जाता है कि जैसे ही किसी महिला की दहेज की वजह से डेथ होती है, तो सीधा शक उसके हस्बैंड और उसके इन लॉज के ऊपर जाता है। तो पहले वही लोग उसमें एक्यूज बनाए जाते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर इल्ज़ाम। तो ये प्रिजम्पशंस हैं जो लॉ मानता है या पुलिस मानती है, या इस तरह से एक्ट को एप्लीकेबल किया जाता है। फिर सेक्शन 117 जो है वो है प्रिजम्पशन एज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वूमेन। अगर कोई भी मैरिड वूमेन सुसाइड कर लेती है, लेकिन वो अबेटमेंट, उसमें अबेटर कौन होगा, तो इसके प्रिजम्पशन में अबेटर जो होता है उसके इन लॉज या उसके हस्बैंड को ही माना जाता है। अब अगला सेक्शन 119 जो कहता है कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि ये फैक्ट होंगे ही होंगे। जैसे मर्डर अगर किसी का किया जाएगा तो खून बहेगा ही बहेगा, मतलब छुरी मारी, गोली मारी, तो खून तो बहना ही बहना है। तो ये कुछ ऐसे प्रिजम्पशन तो कोर्ट खुद भी मान लेती है कि ऐसा हुआ होगा। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से अगर किसी की डेथ हो गई तो उसमें यही माना जाएगा कि भाई ये मर्डर का ही केस है। तो सेक्शन 120 प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसिडरिंग सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। रेप के केस में भी कुछ एजम्पशंस मान ली जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रूव नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है, इसे प्रिजम्पशंस कहते हैं। तो आपको सारी प्रिजम्पशंस जो है वो तैयार करनी पड़ेंगी, सारी प्रिजम्पशंस भी आपसे पूछ सकता है। इसमें एक और प्रिजम्पशंस होती है, फॉर एग्जांपल दो लोगों की शादी हुई, मेल और फीमेल की शादी हुई, उनके शादी के बाद जो भी नेक्स्ट आया, जो बच्चा हुआ, लड़का है लड़की, तो ये मान लिया जाता है कि वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब एक जायज़ बच्चा है और उनकी शादी से ही पैदा हुआ होगा। लेकिन इसमें टाइम लिमिट की कुछ प्रिजम्पशंस हैं जो देखी जाती है कि उतने महीने बाद ही होना चाहिए, इस तरह से। फिर सेक्शन 117 कहता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय द मैरिड वूमन। ये मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर कोई भी मैरिड वूमन अगर सुसाइड करती है, ठीक है, तो उसमें अबेटर जो होता है वो उसके इन लॉज या उसके हस्बैंड को सबसे पहला शक इन्हीं के ऊपर जाता है। इसमें जगदीश चंद्र का केस है, जगदीश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, विनोद कुमार वर्सेस स्टेट, ये सारे केस लॉज जो हैं इसमें से कोई एक
केस लॉस अगर आप कर सकते हैं तो हर क्वेश्चन के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से 1 या 2 केस आपको कर लेने चाहिए। वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी ठीक है और आपको करने भी चाहिए, क्योंकि केस लॉस लिखेंगे नहीं अब भी, अगर 9th सेमेस्टर में आ गए तो फिर कब लिखेंगे। अगला जो टॉपिक है प्रेजम्पशन हो गया था पहला, दूसरा टॉपिक, और पहला टॉपिक हमने किया था बर्डन ऑफ प्रूफ। अब तीसरा टॉपिक जो हम करेंगे वो डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और इसको हमारा लॉ भी मानता है, कानून भी कहता है कि जिस व्यक्ति को ये पता हो कि उसकी मौत आने वाली है, तो मौत को आते टाइम पर वो व्यक्ति अगर किसी चीज़ को कन्फेस कर रहा है, कुछ सच बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो सच होगा, वो झूठ नहीं बोल सकता। मतलब उस समय उसकी बातों में बनावटी मिश्रण या झूठ का बोलिंदा नहीं होगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडरेबल, क्रेडिबल और trustworthy evidence based upon the journal belief that most people who know that they are about to die or do not tell lie। क्योंकि हमेशा लोग ये मानते हैं कि जो मौत के करीब है या जो मरने वाला है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है एक स्टेटमेंट है जो रिटर्न हो सकती है, वर्बल हो सकती है, इसके अलावा सांकेतिक भी हो सकती है। सांकेतिक का मतलब साइन की लैंग्वेज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति बोल नहीं सकता, ठीक है, तो वो साइन की लैंग्वेज के थ्रू भी अपनी लास्ट स्टेटमेंट दे सकता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैड डाइड एक्सप्लेनिंग द सर्कमटेंसेस ऑफ हिज डेथ। यहाँ पर एक चीज़ और शामिल है इसके अंदर कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने स्टेटमेंट के अंदर अपनी मौत के कारण को जरूर मेंशन करे, जिसकी वजह जिस परिस्थिति में उसकी मौत हो रही है, तभी इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना जाएगा। अगर हम अपने इंडियन लॉ को देखें तो इंडियन लॉ डाइंग डिक्लेरेशन को एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मानता है और उसको करेक्ट मानता है। मतलब ये उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है। ये स्टेटमेंट रिटर्न, वर्बल और साइन में हो सकती है। अब जो बेस्ट तरीका है डाइंग डिक्लेरेशन का वो है अगर इसको मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया या एक रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति पुलिस को मिल गया और वो एक्सीडेंट से इस स्थिति में कि उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, पुलिस ने उसको रिकवर किया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब डॉक्टर ने बोला कि भाई इसके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इसके पास अब ज़्यादा समय नहीं है और ये कभी भी मर सकता है या इसको कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस ऑफिसर खुद ही उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इसमें थोड़ा समय है और जैसे डॉक्टर ने कहा कि 5-6 घंटे का इसके पास टाइम है, तो उस समय वो तुरंत अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लाकर उसके एविडेंसेस को रिकॉर्ड करा सकता है। उस कंडीशन में अगर उसके पास टाइम है तो कभी पुलिस अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड कर लेती है तो वो वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसके पास टाइम है विटनेस के पास। लेकिन अगर उसके पास टाइम नहीं है, तुरंत उसको मरने की स्थिति में है, तब पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है, तब डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकता है जो उस समय है, और कोई व्यक्ति जो समय पास मौजूद है वो भी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अगर समय है तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो रिकॉर्ड किया जाता है वही ज़रूरी है। अब इसके लिए एसेंशियल्स क्या क्या है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें होने चाहिए, तभी एक डाइंग डिक्लेरेशन को जो है वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है। तो पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड। ऐसा व्यक्ति जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है वो मरना जरूरी है। अगर वो मरेगा नहीं तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, फिर वो सिंपल स्टेटमेंट कहलाएगी, बयान कहलाएंगे जो रिकॉर्ड होंगे और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट बुलाया जाएगा। Death need to occur immediately after making the statement, however must occur। एक व्यक्ति कैंसर का पेशेंट था, हॉस्पिटल में एडमिट था, उसने अपने रिश्तेदार को बुला के एक डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन वो मरा 1 महीने बाद। तो यहाँ पर जो है इसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहेंगे, इसको सिंपल एविडेंस कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुरंत नहीं मरा। अगर उसको ये पता था कि वो मरने वाला लेकिन तुरंत नहीं मरने वाला, तो इसका मतलब उसके अंदर का जो भगवान था वो जागा नहीं है। स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। स्टेटमेंट में वो जरूर इस चीज़ को मेंशन करे कि उसकी मौत का कारण क्या है। मतलब वो इस चीज़ को बताए कि मैं कैंसर की वजह से, मुझे पता है मैं कुछ ही घंटों का मेहमान हूँ, मरने वाला हूँ, या रोड एक्सीडेंट में मेरे को इतनी चोट लग गई, एक्सेस ब्लीडिंग हो गई, इसलिए मैं मरने वाला हूँ, मुझे पता है इस बात का, फिर भी मैं ये सच्चाई कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पर ये ज़रूरी है वो शामिल करे अपने स्टेटमेंट के अंदर, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने दे रहा है, पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहा है, डॉक्टर के सामने दे रहा है, या किसी XYZ पर्सन के सामने दे रहा है। कॉज ऑफ डेथ को जरूर इंक्लूड करें, या उससे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कॉज ऑफ डेथ का।
तो कॉज ऑफ डेथ का क्वेश्चन होना जरूरी है। स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट स्टेटमेंट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट मैनर में होनी चाहिए। मतलब ये नहीं थोड़ा सा आज ले लिया या थोड़ा सा 1 घंटे बाद ले लिया, थोड़ा सा 2 घंटे बाद पूछ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार पूछा जाना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस मैनर में होना चाहिए। और विटनेस जो है वो कम्पिटेंट विटनेस होना जरूरी है। अगर कोई पागल व्यक्ति की आप डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो नहीं मानी जाएगी। इन्फ्लुएंस्ड या फिर अंडर या किसी ने नशा कर रहा हो उस कंडीशन में किसी की कर रहे हैं तो वो नहीं मानी जाएगी। तो वो कम्पिटेंट विटनेस होना चाहिए और फिट कंडीशन में उस समय वो मौजूद हो। मतलब डॉक्टर ये कहे कि हाँ ये एविडेंस रिकॉर्ड कराने की स्थिति में है, मरने वाला है वो ठीक है, लेकिन अभी वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में है। अब रिकॉर्ड कौन कर सकता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे उसको। मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, इतना समय नहीं है, तो पुलिस रिकॉर्ड कर ले। पुलिस वहाँ नहीं पहुँच पाई, उससे पहले कोई हॉस्पिटल ले आया उसको और वो मरने लगा तो डॉक्टर रिकॉर्ड कर ले। अगर डॉक्टर भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, उसका कोई और जानकार या कोई और एक्सपर्ट बगल वाला पेशेंट है तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। तो बेस्ट मैनर जो है वो मजिस्ट्रेट, उसके बाद पुलिस ऑफिसर, उसके बाद डॉक्टर और नेक्स्ट पर्सन जो है कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन जो समय वहाँ मौजूद था। तो ये हो गया आपका डाइंग डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हॉट टॉपिक्स पे आप कह सकते हैं, एग्जाम में इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन है जो बीएसए के अंदर आता है, व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं और आप कब इनको अलाउड करते हैं, लीडिंग क्वेश्चन को पूछने के लिए कब अलाउड करते हैं। देखो लीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप गवाह के मुंह में आंसर रख देते हैं। जैसे आपने किसी से पूछा क्या आपको उस समय वहाँ मौजूद व्यक्ति का नाम सुरेश है ये पता था, अब या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ठीक है। क्या आपको पता था कि जो आप पैसे का लेन देन कर रहे हो वो गलत व्यक्ति से कर रहे हो। तो लीडिंग क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जहाँ पे आंसर सजेक्ट किया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला आंसर भी बता देता है। अगर हम बेंथम की डेफिनेशन देखें इसके अंदर, अ लीडिंग क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट इंडिकेट द विटनेस द रियल और सपोज फैक्ट विथ एग्जामिनर एक्सपेक्ट और डिजायर टू हैव कंफर्म विद द विटनेस। अगर हम इसी डेफिनेशन को समझें तो ये डेफिनेशन कहते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो विटनेस को इंडिकेट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं आंसर का हिंट देने की कोशिश करते हैं। तो सजेक्ट द आंसर, ये आंसर का सजेशन देने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ये मान लिया जाता है कि इससे डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, मतलब विटनेस को हॉस्टाइल किया जा रहा है। एग्जाम्पल, डिड यू नॉट वर्क विद द मिस्टर एक्स फॉर द 5 ईयर, क्या तुमने मिस्टर एक्स के साथ 5 साल काम नहीं किया था। इज योर नेम मुकेश या सो एंड सो, तो यहाँ पे आप उसको नाम भी सजेक्ट कर रहे हैं साथ साथ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आंसर का सजेशन दिया हो या आंसर का सजेशन को उसमें पुट किया हो, विटनेस को बताया जा रहा है, उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट ऑब्जेक्ट बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन चीफ। कहाँ पर अलाउ किया गया कि आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, एग्जामिनेशन इन चीफ में। एग्जामिनेशन में कोर्ट आपको परमिशन दे देगी आके आप पूछ सकते हो, या फिर कहीं पर भी आपको लीडिंग क्वेश्चन पूछना है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना है, तो आप कोर्ट की परमिशन लेंगे तब आप उसमें भी पूछ सकते हैं। द कोर्ट शैल permit the leading question as the matter where are introductory या undiputed manner, जहाँ पे ओपिनियन की जरूरत हो, जहाँ पे फैक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड हो और केवल एक ओपिनियन के लिए पूछा जा रहा है, वहाँ पे कोर्ट अलाउ कर देते हैं लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए। तो लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, डिसेक्शन एग्जामिनेशन। द reason is that the object of cross examination is test the veracity and credibility of witness. क्रॉस एग्जामिनेशन में इसलिए लीडिंग क्वेश्चन को अलाउ किया जाता है कि वहां पे हम विटनेस की क्रेडिबिलिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं। Witness will remain hostile, तो विटनेस यहाँ पे हॉस्टाइल हो जाता है टू द कॉज ऑफ द एडवर्स पार्टी। क्रॉस एग्जामिनेशन हिम विल बी बेस्ड इन द फेवर ऑफ पार्टी। जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है उस पार्टी
मतलब जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वो उस पार्टी की तरफ से बयान देने आया है, लेकिन विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है और सामने वाली पार्टी की तरफ चला जाता है। मतलब मिस्टर मोहन मिस्टर एक्स की तरफ से गवाही देने आया था, लेकिन कुछ इस तरह के सवाल उससे उसके एडवोकेट ने पूछे सामने वाली पार्टी के कि उसके सवालों से फायदा किसको हो रहा है, विपक्षी पार्टी को, दूसरी पार्टी को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आई थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन क्या है, किसको आप एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे, किसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे और किसको री एग्जामिनेशन कहेंगे। तो ये जो सेक्शन है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 142 इसको कवर करता है, जहाँ पे हम विटनेस का एग्जामिनेशन करते हैं। तो विटनेस का एग्जामिनेशन करने के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें आपका आता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। जिस पार्टी का विटनेस है, जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है, अगर वो वही पार्टी उससे क्वेश्चन पूछती है तो इसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। मेरा विटनेस मैंने बुलाया है, मिस्टर एक्स की तरफ से विटनेस आया और मिस्टर एक्स का एडवोकेट उससे सवाल पूछ रहा है, तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड इज क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर उसको दूसरी पार्टी का एडवोकेट पूछ रहा है, मिस्टर एक्स की तरफ से विटनेस आया और मिस्टर वाई का एडवोकेट उससे सवाल पूछ रहा है, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन। एक बार एक पार्टी ने एक विटनेस को एग्जामिन कर लिया, क्रॉस एग्जामिन कर लिया, लेकिन दोबारा से उसी विटनेस को बुलाया जा रहा है किसी स्पेशल चीज को रिकवर करने के लिए, तो उसे री एग्जामिनेशन कहेंगे। मतलब विटनेस को दोबारा से बुलाया जाना री एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे सेक्शन 143 है, सेक्शन 142 में तीनों की डेफिनेशन आ गई, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। अब सेक्शन 143, द विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ। सबसे पहले विटनेस को एग्जामिनेशन इन चीफ में, जहाँ पर वो अपना एफिडेविट शामिल करता है, अपने एफिडेविट में अपनी गवाही लिख के देता है। देन इफ एडवर्स पार्टी डस राइज द क्रॉस एग्जामिन, अगर एडवर्स पार्टी को लगता है कि नहीं कुछ जरूरत है इसके अंदर पूछने की, इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेगा। उसके बाद विटनेस को री एग्जामिनेशन के लिए भी बुलाया जा सकता है, अगर अगेन दोबारा से उसको बुलाया जाता है तो। अब ये जो हमारा री एग्जामिनेशन है, इसका मतलब एग्जामिनेशन का स्कोप क्या है, तो अगर हम एग्जामिनेशन के स्कोप की बात करें तो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलेवेंट फैक्ट, ये एक रिलेवेंट फैक्ट को रिलेट करते हैं, और क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट लिमिटेड टू द फैक्ट टेस्टिफाइड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उन फैक्ट को निकालने की कोशिश किया जाता है या टेस्ट किया जाता है जो एग्जामिनेशन इन चीफ में गए गए। मिस्टर एक्स की तरफ से गवाही दर्ज करवाई गई, तो उनकी तरफ से जब गवाही दर्ज करवाई गई तो उस गवाही को क्रॉस करना जरूरी था ताकि सच्चाई निकाल सके कि जो विटनेस है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू निकाला जा सकता है। कभी भी कोई डाउट रह जाता है बाकी, तो दोबारा से बुलाया जाता है, पूछा जाता है, उसे री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन को सेक्शन 144 ऑफ बीएसए कवर करता है, और आपका ये एग्जामिनेशन इन चीफ को 144 और क्रॉस एग्जामिनेशन को 145 और 148 कवर करते हैं। तो ये सेक्शंस हैं जो आप याद कर लेना, हो सकता है एक आध सेक्शन ऊपर नीचे हो गया हो, मुझे अभी एग्जैक्टली याद भी नहीं था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एडमिशन या कन्फेशन। तो कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंशिएशन भी आ सकता है आपको। देखो, एडमिशन का मतलब है जब हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं किसी चीज़ को, हाँ ठीक है मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हुई, तो वो एडमिशन है। कन्फेशन का मतलब है गुनाह को कबूल करना। देखो दोनों में फ़र्क है, किसी की बात को एक्सेप्ट करना एडमिट है, अपनी बात को, अपनी गलती को, गिल्ट को मानना कन्फेशन है। पहले एडमिशन, अगर हम जर्नल एडमिशन की बात करें तो एक वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट है फैक्ट का, जहाँ पर व्यक्ति किसी सच्चाई को, फैक्ट को मान लेता है तो उसे वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, उसे एडमिशन कहेंगे। इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू दोज एडमिशन दैट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द एडमिशन। यहाँ पर हम उसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे जहाँ पर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ एडमिट कर रहा है। इफ हार्मिंग द एडमिशन वी
मोर अंडर द एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ में ये बताया गया है कि अगर कोई भी एडमिशन आपको नुकसान कर रहा हो, अगर वो खुद को ही नुकसान कर रहा है, तो उस एडमिशन को ज़्यादा वेट दी जाएगी, मतलब ज़्यादा वेटेज उसको देंगे जो जहाँ पर व्यक्ति ऐसी चीज़ को एडमिट कर रहा है जिससे उसको नुकसान हो रहा हो। जो कन्फेशंस होती हैं वो एडमिशंस होती हैं, सभी कन्फेशन एडमिशन होती हैं, लेकिन एवरी एडमिशन मस्ट नॉट बी कन्फेशन, लेकिन सारे एडमिशन कन्फेशन हो ये नहीं हो सकता। तो टू बी अ कन्फेशन एडमिशन शुड कंटेन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गिल्ट। तो एक कन्फेशन को एडमिशन बनने के लिए आपको अपने गिल्ट की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है जो ओरल भी हो सकती है, यानी कि ओरल एविडेंस भी हो सकते हैं, ओरल एडमिशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस हो सकते हैं आपके, जहाँ पे हम रिलेवेंट फैक्ट को कंसीडर करते हैं। अब रीजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन, रीजन क्या है जिसकी वजह से हम एडमिशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो एडमिशन एज वेवर ऑफ प्रूफ, जहाँ पर हमें किसी प्रूफ को वेवर करना है और वहाँ पर हम एडमिशन कर लेते हैं। द कोर्ट में रिजेक्ट ऑन एडमिशन आइदर हुली और इन द पास्ट में रिक्वायर द फ्यूचर प्रूफ। मान लो कि किसी भी चीज़ को एक व्यक्ति एडमिट कर रहा है, लेकिन कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो एडमिट कर रहा है किसी और वजह से कर रहा है, किसी दबाव की वजह से कर रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट किसी और फैक्ट को या प्रूफ को मंगा सकती है या क्रॉस वेरीफाई कर सकती है। एडमिशन जो है एक मतलब इंटेंशनल स्टेटमेंट हो सकती है जहाँ पे व्यक्ति अपने गिल्ट को एडमिट करता है। एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब एक व्यक्ति ने एक एडमिशन के अंदर दो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी कह दी, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध जा रही हैं, तो वहाँ पर इसके ऐसे एविडेंस को या एडमिशन को क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रूथ, एक व्यक्ति अगर सच को एविडेंस के साथ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम एडमिशन कह सकते हैं। तो ये जो एडमिशन है ये सेक्शन 16 में बताया गया है कि एक व्यक्ति खुद भी एडमिट कर सकता है और अपने एजेंट के थ्रू भी एडमिशन दे सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक कोर्ट में नहीं आना चाहता लेकिन अपने एजेंट को कोर्ट में भेज रहा है और एजेंट को कोर्ट में भेजकर वो किसी चीज़ को एडमिट कर रहा है, तो वो एजेंट की जो गवाही है वो ओरिजिनली एक ही गवाही मानी जाएगी। तो जो भी पार्टीज हैं प्रोसीडिंग में वो खुद भी गवाही दे सकते हैं, अपने एजेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। एजेंट एडवोकेट भी हो सकता है। एजेंट जो है वो ऑथराइज पर्सन है जो पार्टीज जो है ऑथराइज करती हैं, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के रूप में काम करता है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो जो एडमिशन है वो सेक्शन 17 कहता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन लायबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट। ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे रहा है और वो व्यक्ति जो है किसी पोजीशन या लायबिलिटी को प्रूव करता है जो भी सूट के अंदर है, तो उसको हम एजेंट के रूप में उसके एडमिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कन्फेशन और एडमिशन में क्या फ़र्क है ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, आपको ये भी कर लेना पड़ेगा। और जो एडमिशन है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न एडमिशन भी हो सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकते हैं। एडमिशन जो है वो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, दोनों तरह के केसेस में किया जा सकता है। आप थोड़ा सा कन्फेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक वॉलंटरी स्टेटमेंट है मेड बाय एन एक्यूज्ड और अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम ऑन विच ही एक्नॉलेज दैट ही इज गिल्टी फॉर कमिटिंग दैट क्राइम। यहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट है, वो स्टेटमेंट है जो एक व्यक्ति दे रहा है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि उसने ये क्राइम कमिट किया है, ये गुनाह किया है। तो कन्फेशन है किसी भी गुनाह को एक्सेप्ट करना। तो कन्फेशन ऑफ एक्यूज कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। कन्फेशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दी गई, लेकिन ये बोला गया है कि कोई भी कन्फेशन जहाँ पे एक्यूज जो है किसी चीज़ को एडमिट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, कन्फेशन को एक्यूज के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता। एसेंशियल क्या है? कन्फेशन के एसेंशियल क्या है? तो इट मस्ट बी मेड ओनली बाय द एक्यूज्ड और अ पर्सन चार्ज विद द क्राइम। ये एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर इसको क्राइम के लिए चार्ज किया गया। इट मस्ट बी वॉलंटरी स्टेटमेंट, ये एक वॉलंटरी स्टेटमेंट होती है।
कन्फेशन मस्ट अफेक्ट द कन्फेशर, ये कन्फेशर को अफेक्ट करती है। मस्ट बी वॉलेंट्री एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गिल्ट, मस्ट बी स्टेटमेंट ऑफ आइदर ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, और ये डिफाइन या सर्टेन हो सकती है, मतलब फिक्स स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये हमारा हो गया आपका कन्फेशन और एडमिशन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिशन और कन्फेशन में। अब जो हम शुरू में हमने बर्डन ऑफ प्रूफ किया था, ये बताया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ में जो ओपिनियन होते हैं, जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन होते हैं, उनको भी एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये क्या है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है BNS भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। तो सेक्शन 39 जो है उससे लेके सेक्शन 45 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात की गई है। एक्सपर्ट्स वो लोग होते हैं जो पर्टिकुलर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे एक मेडिकल फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है वो डॉक्टर हो सकता है जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 45 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन की बात करता है, विच इज कॉमनली कॉल्ड इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस एज एक्सपर्ट ओपिनियन। तो दीज प्रोविजन आर एक्सेप्शनल इन द नेचर टू जनरल रूल। तो ये जो हमारी मतलब प्रोविजंस हैं, ये एक्सेप्शनल प्रोविजन है जो जनरल रूल के साथ चलते हैं, नेचर है जनरल रूल के। तो एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कोर्ट कांट फॉर्म ओपिनियन ऑन द मैटर विच आर टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोफेशनली सोफिस्टिकेटेड। ऐसा कोई भी मैटर हो जहाँ पे कोर्ट उसको खुद से डिसाइड ना कर पा रही हो, या कोर्ट को जरूरत हो किसी ओपिनियन लेने की किसी एक्सपर्ट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की हैंडराइटिंग को मैच करना है, तो कोर्ट अपने आप हैंडराइटिंग मैच करने की कोशिश करेगी लेकिन नहीं कर पाएगी, तो क्या करेगी, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को बुला लेगी। फिंगरप्रिंट को मैच करवाना तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुला लेगी। तो इस तरह से ओपिनियन एक एक्सपर्ट्स की सर्विस ली जा सकती है। कंडीशन फॉर एडमिटिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन आर फॉलोइंग, दैट आर डिस्प्यूट कैंट बी रिजॉल्व विदाउट द एक्सपर्ट ओपिनियन। किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अगर किसी भी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की जरूरत हो तो तुरंत उसको बुलाया जाएगा, उसकी ओपिनियन ली जाएगी। डेट द विटनेस एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन इज रियली एन एक्सपर्ट। जो ओपिनियन है वो हकीकत में एक एक्सपर्ट पर्सन होना जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से कोई राय ले रहे हैं तो उसको नहीं माना जाएगा। तो जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स है वो क्या है, सब्जेक्ट और फील्ड जिसका वो व्यक्ति जो है एक्सपर्ट है, उसी सब्जेक्ट और फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज आ गई है किसी भी केस के अंदर, तो वहाँ पर उस फील्ड के एक्सपर्ट से उसकी नॉलेज ली जा सकती है। तो यहाँ पे 5 फील्ड है जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए खुला छोड़ा है या उसकी ज़रूरत मानी गई है। पहला है फॉरेन लॉ। किसी भी फॉरेन लॉ को हमें स्टडी करना है और उसके ऊपर कुछ भी डिसीजन देना है तो वहाँ पे हमें ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है केमिकल एनालिस्ट। कोई भी केमिकल एनालिस्ट है तो उसको भी हम ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में कवर कर सकते हैं। फिर है एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, जो बम वगैरह बनाते हैं, बनाने के एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग। और बैलिस्टिक एक्सपर्ट, जैसे बैलिस्टिक एक्सपर्ट के कहाँ पर यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल ये चेक करना कि ये गोली जिससे व्यक्ति मरा है, जिसे ए मरा है, क्या वो गोली जेड की पिस्टल से ही चली है जो समय उसके बाद मौजूद थी। तो इसके लिए हमें एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, जैसे किसी का थंब इम्प्रेशन मिलाना है, किसी के और किसी तरह के कोई इंप्रेशंस को मैच करना, तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इन सब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ गई, एक्सपर्ट्स आ भी गए, लेकिन इनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो पहली ड्यूटी क्या है एक्सपर्ट्स की, कि वो विटनेस को मतलब विटनेस या जो फैक्ट है उसको मिटाए ना, सबूत ना मिटाए और उसको ठीक से कंसिडर करे। दिस एविडेंस इज ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, और ये एविडेंस जो है वो एक एडवाइजरी कैरेक्टर के रूप में शामिल किया जाता है। इसके अलावा एन एक्सपर्ट विटनेस इज फॉर्मर जज नेसेसरी साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ कंक्लूजन सो द इनेबल द जज फ्रॉम हिज इंडिपेंडेंट जजमेंट बाय अप्लाइंग टू द क्राइटेरिया टू द फैक्ट्स प्रूव्ड बाय द एविडेंस। अब इसमें जो मैंने बताया था 5 फील्ड है इसके अंदर, जैसे फॉरेन लॉ,
तो फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी कानून होता है वहाँ पर एक व्यक्ति जो है, लोकल जो व्यक्ति है वो उसके बारे में नहीं बता पाएगा, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ओपिनियन लेने की एक्सपर्ट्स की। या जो साइंस और आर्ट से जुड़ी हुई फील्ड है, वहाँ पर कुछ केस लॉस या केस हमारा भटक रहा हो, तो वहाँ पर भी हमें ओपिनियन के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा जो भी ओपिनियन होते हैं वो हमारे किसी स्पेसिफिक फील्ड को, किसी स्पेसिफिक नॉलेज को, इनको टच करते हैं और वहीं पे हम उनकी एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। तो ये हो गया आपका ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब है ओरल एविडेंस। एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक रिटन एविडेंस होते हैं और एक ओरल एविडेंस होते हैं। तो ओरल एविडेंस में जो है डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर कवर है। अब तो लगभग हर चीज़ की जो डेफिनेशन है वो पहले ही कवर कर दी है सेक्शन 2 में। तो 2 में लगभग सबकी डेफिनेशन है। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको रिकॉर्ड कराना चाह रहा हो इलेक्ट्रॉनिकली या ओरली, तो कोर्ट उसको परमिट कर देगी, जहाँ पर कोर्ट की इजाज़त से वो उस एविडेंस को रिकॉर्ड करा सकता है मेरिट ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पर। जो ओरल सिग्निफाइज है बाय द वर्ड ऑफ माउथ, जो भी मुंह से आपने कहा वो वर्ड आपके ओरल एविडेंस में कवर हो जाते हैं सेक्शन 125 ऑफ द BSA। ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव बाय द ओरल एविडेंस। सभी चीज़ों को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई रजिस्ट्री आपने करवाई हुई है, मिस्टर एक्स और आपके बीच में एक रजिस्ट्री हुई है, वो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट आपसे मिसप्लेस हो गया, तो आप केवल ओरल एविडेंस देकर बोल कर कि रजिस्ट्री में लिखा हुआ था मिस्टर एक्स वांट टू सोल्ड हिज लैंड टू मिस्टर वाई, इस तरह से पूरी चीज़ें थी, इतना पैसा दिया हुआ है, ये चीज़ें, तो वो नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि डॉक्यूमेंट को कभी ओरली प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ही प्रूव किया जा सकता है। मतलब उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लाके कोर्ट में दिखाना पड़ेगा या उसकी कोई कॉपी आपके पास है उसको, तो इसको नहीं माना जाएगा। तो ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट करता है? और ओरल एविडेंस आपको अ फैक्ट विच कुड बी सीन, ऐसा फैक्ट जो आपने देखा हो उसको आप ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो। अ फैक्ट विच कुड बी ऑनर्ड, कोई ऐसा फैक्ट जो आपने कोई भी फैक्ट जिसको आप ऑनर करते हैं वो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट्स हैं तो उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब है लॉ रिलेटिंग टू एस्टॉपल्स। एस्टॉपल से जुड़े हुए लॉ को बात करेंगे, अगला टॉपिक आगे है। तो जो एस्टॉपल्स है ये है प्रोविजन विच प्रोहिबिट अ पर्सन फॉर गिविंग द फॉल्स एविडेंस बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट अ कोर्ट ऑफ लॉ। जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब उसकी अपनी स्टेटमेंट के अंदर विरोधाभास है, तो वहाँ पर हम इसको लॉ ऑफ एस्टॉपल से रोक सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर कोई झूठी गवाही देने की कोशिश कर रहा है तो इस डॉक्ट्रिन का यूज़ कर हम उसकी गवाही को नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। ये जो डॉक्ट्रिन है होल्ड्स अ पर्सन अकाउंटेबल अकाउंटेबल फॉर फील्ड representation made by him after throwing his word and through his conduct। तो एक व्यक्ति अगर किसी चीज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने वर्ड्स या अपने कंडक्ट से उसको कर सकता है। तो कंडीशंस क्या है इसके लिए, राइट टू स्टॉपर्स के लिए? पहला, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड बाय द पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन को इस तरह की चीज के लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फैक्ट एंड नॉट एज टू लॉ। ये फैक्ट है, लॉ नहीं है। मतलब ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एस्टॉपल्स को, वो कोई लॉ के ऊपर नहीं, वो फैक्ट के ऊपर ही बेस है। द पर्सन टू होम रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग मेड एक्ट अपॉन दैट बिलीव। एक व्यक्ति केवल उसी चीज को एक्सेप्ट कर सकता है या बोल सकता है जिसमें वो खुद विश्वास रखता हो। तो जो एस्टॉपल्स है वो है लाइसेंस ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन। वो एक व्यक्ति को लाइसेंस देता है अपने पोजीशंस में किसी चीज को रखने के लिए। जैसे प्रिवेंट एंड डिसेबल द टेनेंट फाउंड द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एट द बिगिनिंग। मतलब एक जो किराएदार है वो एक मालिक के टाइटल्स को जो है वो कब्जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे आप राइट टू एस्टॉपल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें और कौन सा टॉपिक है क्या?
रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, एक फैक्ट को कब हम रिलेवेंस कहेंगे, यानी कि रिलेवेंट फैक्ट कब कहेंगे, तो एविडेंस शुड बी गिवन इन द केस ऑफ द रिलेवेंटिंग ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट इश्यूज, ठीक है, जिसे कोर्ट फ्रेम करती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए का मर्डर हुआ, किसने किया, मिस्टर आर ने किया। सो द कोर्ट फ्रेम द इशू रिलेटिंग टू मर्डर, तो कोर्ट मर्डर से जुड़े हुए चार्जेस के ऊपर लगा देगी, जिसमें इंटेंशन आएगा कि उसने मर्डर जो इंटेंशनली किया है, नहीं किया, या गलती से हो गया है। उसके अलावा हाउ मिस्टर बी किल्ड मिस्टर ए, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को मारा कैसे, इसका पूरा जो वे प्रोसेस होगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में आता है। इसमें जो सेक्शन 4 है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का, वो बताता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन को फॉर्म करने में कितनी तरह से उसने एक्ट को परफॉर्म किया, वो सारा इसके अंदर कवर्ड होगा। सेक्शन 5 कहता है फैक्ट विच आर ओकेशन cause of effect of the fact in issue. There are many circumstances in which the surrounding business relevant and also admissible in the court. इसका सेक्शन 6 जो है वो कहता है मोटिव ऑफ द प्रिपरेशंस एंड द प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट इन मैनी केसेस। तो बहुत सारे केसेस में पहले से इसको मोटिवेट या प्रिपरेशन किया जाता है। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का अगर हम डायरेक्टली बात करें छोटे रूप में, तो यहाँ पे फैक्ट को रिलेट किया जाता है उस पर्टिकुलर केस के साथ, जो भी केस है या जो लॉ है उसके साथ इसको रिलेवेंस देते हैं। इसके अलावा और अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रही है तो बता दो, मोटा मोटा तो मैंने आपको सभी बता ही दिया है जो आता है एग्ज़ाम में वो। इतना भी अगर आपने कर लिया तो ये लगभग सारे टॉपिक इसके अंदर आ गए हैं, तो आपके जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आंसर राइटिंग जो 9 सेमेस्टर के आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका BNSS है, BSA है, आपका CPC है, इसमें आंसर राइटिंग पैटर्न कैसा रखना है, तो आप लोगों ने क्या सोचा, कैसा पैटर्न रखेंगे सब? सर आप ही बताइए कैसा रखना चाहिए, आइडल क्या होना चाहिए। आप लोगों में से किसी ने कोई सोचा हो कि भाई इस तरह से आंसर प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में? देखो अभी तक जैसे भी आप लिखते आए हो वो ठीक है, आप लिखते आए हो, मार्क्स भी आपको मिलते रहे हैं लगातार, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो या किसी का इससे अलग भी हो सकता है। मेरे हिसाब से जो आपका पैटर्न होना चाहिए, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं आपके, BNSS हो गया, BSA हो गया, CPC हो गया, इसके अंदर आपको पैटर्न ऐसा रखना चाहिए कि जब भी कोई टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दें, मतलब उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल बर्डन ऑफ प्रूफ ही हो गया, तो उसकी डेफिनेशन मीनिंग जो भी है वो दे दें। फिर वो किस सेक्शन से रिलेट करता है उस सेक्शंस के हिसाब से उसको मेंशन कर दें। फिर उसके अगर टाइप्स हैं तो आप टाइप्स लिख दें। उसके अंदर कुछ कुछ केस लॉज आप बता सकते हैं बीच बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल टाइप में आया अरेस्ट बाय वारंट, तो वारंट के साथ अरेस्ट किया जाता है, उसका कोई भी फेमस केस लॉ आपको पता है तो वहाँ पर उसको लिख दें। अगर कहीं पर आपको मान लो कि केवल नाम याद आ रहा है, उस केस के बारे में ज़्यादा डिटेल याद है, तो केवल नाम लिख के भी आप छोड़ सकते हो। वहाँ पे गलत मतलब एक्सप्लेनेशन मत करना, केवल नाम लिख के छोड़ देना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये जितने भी केस लॉज हैं ये अधिकतर एग्जामिनर को पता होता है और केस में क्या हुआ था, क्या फैक्ट थे इसके। तो आप गलत लिख दोगे तो सोचोगे कि नहीं पता हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप गलत मत लिखना, चाहे केवल नाम लिख के छोड़िए, नहीं पता हो तो छोड़ देना। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सेक्शंस, केस लॉस ये 9 सेमेस्टर के लिए ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने हो सकता है जैसे IPC का पेपर दिया होगा तो आपने सेक्शंस नहीं लिखे होंगे, आप बिना सेक्शंस लेके पेपर दिए आए होंगे और मार्क्स भी मिल गए होंगे, पास भी, तो पास अब भी हो जाओगे आप, 45-50 आ जाएंगे बिना सेक्शन लिखे भी। लेकिन फिर भी एक मतलब अच्छी आंसर जो कॉपी दिखनी चाहिए उसमें आपके सेक्शंस होने चाहिए प्रॉपर। पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें डेफिनेशन मीनिंग हो सकते हैं, उसके बाद उसके टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उससे जुड़े हुए और भी कोई जो चीज़ें जो एज पर लॉ होनी चाहिए वो आ जानी चाहिए, और लास्ट में कंक्लूज़न। एक कंक्लूज़न जो होता है, जो भी चीज़ आप भूल जाते हैं ना लास्ट में, आप कंक्लूज़न में उसको कवर कर सकते हैं। और कंक्लूज़न लिखने के फ़ायदा ये भी है कि थोड़े से आंसर की लेंथ बढ़ जाती है आपकी।
सेक्शन ए के अंदर बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं आपको, केवल एक पेज का ही आंसर लिखना है। सेक्शन बी के अंदर 3 से 4 पेज का आंसर लिखना होता है, और सेक्शन सी के अंदर आपको 5 पेज का आंसर मैक्सिमम लिखना है। बहुत ज़्यादा लंबे आंसर लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स आपके कंटेंट के ऊपर डिसाइड होंगे यहाँ पर इस सेमेस्टर के अंदर। आपने देखा होगा कि इतने जो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के ना बैक 9th में ज़रूर आती है, 9th सेमेस्टर में। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि वो प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, या जैसे अब तक लिखते आ रहे थे उन चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूव नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप एडवोकेट बन ही गए हैं, लगभग आपका लास्ट फाइनल ईयर चल रहा है, तो वहाँ पे आपसे उम्मीद की जाती है कि अब टेक्निकली आप थोड़े साउंड हो जाएं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अब आपने जो गलतियाँ पहले कर दी, जैसे आईपीसी आपका 5th सेमेस्टर में ही आ गया था, तो वहाँ पर अगर आपने कुछ चीज़ें गलती भी की तो ये मान लिया गया था कि भाई अभी आपका बीए कंप्लीट हुआ है और आप नए नए लॉ में आए, तो जिस तरह से आप बीए में आंसर लिखते थे उसी तरीके से आप आंसर लिख रहे हैं। तो चलो ठीक है, एग्जामिनर ने आपको मार्क्स भी दे दिए, लेकिन अब नहीं देंगे। इसलिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, टिप्स पे रखनी पड़ेंगी, जिसमें आपके केस लॉस हो गए, जिसमें आपके सेक्शंस हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कंटेंट रॉन्ग मत करना, नहीं पता हो तो मत लिखना, छोड़ देना, लेकिन रॉन्ग कंटेंट मत लिखना। सबको पता होता है कंटेंट, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिस में आती हैं लगातार, तो इसलिए रॉन्ग कंटेंट मत लिखना। अननेसेसरी कहानियाँ मत बनाना, अननेसेसरी कहानियाँ बनाने से भी मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलिए, और कोई डाउट आपके? ये क्लास की जो रिकॉर्डिंग है मैं अभी थोड़ी बहुत देर में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ आपको मिल जाएगी। बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट कल कर लेंगे, और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सर कोई इसका आपके लिंक ग्रुप में भेज दीजिएगा प्लीज। वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे ना मैं दे दूंगा आपको। कोई और आपके डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर जो जैसे क्वेश्चन अभी आपने डिस्कस किया डाइंग डिक्लेरेशन का, हम्म। तो सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ एफआईआर का क्वेश्चन था बीएनएसएस में, सीआरपीसी में। तो हम्म। एफआईआर की कंटेंट वगैरह, तो क्या हम एफआईआर वाला पार्ट इसमें डाइंग डिक्लेरेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं? लाइक जैसे एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन जब वो डाइंग डिक्लेरेशन से वो करता है, रिलेट करता है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस पॉइंट को इसमें ऐड कर दें। आप कर सकते हो, लेकिन केवल वही चीज़ें ऐड करना जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। जी जी, श्योर। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को जोड़ना नहीं है एग्जाम में, आपको इस बार नहीं जोड़ना। अब तक जोड़ते आए हो, ठीक है, कोई नहीं, अब नहीं जोड़ना है। कंटेंट बहुत लिमिटेड है आपके पास, जो आपके बेयर एक्ट में लिखा है वही कंटेंट है। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है तो सिलेबस क्या है। सिलेबस नहीं है वेबसाइट पे, तो सिलेबस तो आपका बेयर एक्ट ही है ना। आपका जो लॉ है उसका बेयर एक्ट ही आपका सिलेबस है, तो बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हो, उसमें भी काफ़ी चीज़ें ठीक से दे रखी हैं। तो चलिए हम फिर क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, और कल हम नेक्स्ट सब्जेक्ट